तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हमें क्या देखना है, हमें देखना है अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या देखना है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में लिखिए, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा पहले समझ लें कि पहले लिख लेते हैं, पहले समझते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या मैं इसको CH2O6 लिख सकता हूं? देखिए तो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं CH2O6? हमने क्या किया, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। इसको क्या किया, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। और जब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो अंदर ये वाला बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसी से एक फॉर्मूला बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। बनेगा ना, बनेगा, बनेगा ना भाई। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तब ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, CH2O(n) इज इक्वल टू ये। अब n का वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो इसमें बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा एक और देखिए, एक और दिखाता हूं, देखिए यहां ध्यान से देखिए। एक होता है एसिटिक एसिड, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, CH3COOH। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है, C2H4O2। इसको भी थोड़ा और अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला वही आया है जो ग्लूकोज का आया था। आया है क्या, CH2O6, ये CH2O2। एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एक या एक से ज्यादा कंपाउंड का क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले एक एक करके जो मैं लिखवाता हूं उसको लिखना स्टार्ट करिए। राइट, अ केमिकल फॉर्मूला इज डिफाइंड एज, a chemical formula is defined as a brief representation of a molecule. A chemical formula is defined as a brief representation of the molecule of a substance. A brief representation of a molecule of a substance in terms of symbols of the, in terms of symbols of the various elements present in it, in terms of the symbols of the various elements present in it। अब वापस से एक बार दोहरा रहा हूं, a brief representation of the molecule of a substance in terms of the symbols of the various element present in it is known as chemical formula। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है, जैसे हमने ग्लूकोज का लिखा था, तो ये ग्लूकोज का क्या है, ये जो ग्लूकोज का लिखे हैं इसका केमिकल फॉर्मूला ही तो है। अब इस केमिकल फॉर्मूला को अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं तो वो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोला जा सकता है, और जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप लिखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज, ये केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन है। अभी लिखवा रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन। Empirical formula of a compound is defined as, empirical formula of a compound is defined as the formula of the compound, the formula of the compound which gives the simplest, the formula of the compound which gives the simplest whole number ratio, the formula of the compound which gives the simplest whole number ratio of the atom
the formula of the compound which gives the simplest whole number ratio of the atom of various elements, present in one molecule of the compound, which gives the simplest whole number ratio, of the atoms, of various element present in one molecule of the compound, is known as empirical formula. इसी को हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. क्लियर? अब जैसे ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ग्लूकोज का, इसको आप लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए और इस फॉर्मूले को आप डब्बे में बंद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद करिएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, इसको आप डब्बे में बंद करिए. इसको आप डब्बे में बंद कर दीजिए. इसको डब्बे में बंद करिए और उसके नीचे आप लिखिएगा कि अच्छा, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसका नोट लिखवा देते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है. उसका एग्जांपल दे दीजिएगा. ग्लूकोज और एसिटिक एसिड दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? अलग अलग है. तो ये आप लिख सकते हैं. तो पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखिए. Molecular formula of a compound is defined as the formula of a compound is defined as which gives the actual ratio, the formula of the compound which gives the actual ratio of the atoms, of various elements present in one molecule of the compound. एग्जाम्पल के रूप में मैं इसी को अगर एलॉबरेट करूं तो इसको आप क्या लिख सकते थे? आपने लिखा हुआ है C2H4O2, यहां पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है 2:4:1, लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को लिखा, नाउ द रेशियो इज 1:2:1. यहां पे ये जो बाद वाला रेशियो आपने लिखा है, दिस इज व्हाट? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एंड दिस इज व्हाट? एक्चुअल रेशियो. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये कैसा होता है? दिस इज एक्चुअल रेशियो, वेयर एज एम्पेरिकल फॉर्मूला में कैसा होता है? दिस इज सिंपलेस्ट रेशियो. ये कैसा होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है. दिस इज सिंपलेस्ट रेशियो. तो इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख चुके थे ना आप लोग, ये एग्जांपल लिख लिए थे. अभी ये एग्जांपल और लिख लीजिए. यहां पे एक्चुअल रेशियो और सिंपल रेशियो से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में समझ में आ जाएगा. हाँ हाँ, ये उसका यहां तो कोई रिलेशन नहीं है ना. आपको कभी कभी का कुछ कुछ भी याद आते रहता है. अरे मार्कस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहां सेम है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है. वहां बोलता है कि टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर.
Here no molecular formula same, here empirical formula same. There is no relationship between empirical formula and isomerism. से स्पाइक आता रहता बीच बीच में आपको बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, कभी भी कुछ भी बोलते रहते। हाँ यहाँ लिख लिए, ये पूरा लिख लिए, एक्चुअल रेशियो एंड दिस। ठीक है, एनीवेज मन में डाउट रहने से क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए मेरा तो काम है, हम तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, पर आप इसका ये मतलब नहीं डाउट पूछना छोड़ दीजिए, डाउट पूछते रहिए। हाँ थोड़ा रेलिवेंट रहता है तो अच्छा लगता है। हंस क्यों रहा है? तो नहीं, रेलिवेंट डाउट रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है आंसर करने में, पर ऐसा नहीं कि आपने इरेलीवेंट पूछा था, आपने भी रेलिवेंट ही पूछा था। आपके दिमाग में एक डाउट था कि हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसको आइसोमर बोलते थे, तो क्या ऐसा एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा तो उसको भी आइसोमर बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। क्या एनीवेज ये समझ में आ गया? चलिए तो नेक्स्ट हमारा काम है, फॉर्मूला लिख लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू दिस, क्वेश्चन लिखिए, खेला समाप्त, न्यूमेरिकल चालू। अच्छा एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, तब फिर हम लोग न्यूमेरिकल चालू करेंगे। n का फॉर्मूला लिख लीजिए, n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मान लो मुझे इसके लिए निकालना है, सपोज एसिटिक एसिड के लिए ही निकालना है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C2H4O2। तो इसका मास क्या होगा? 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, ये क्या है? CH2O है ना, इसका मास क्या होगा? 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। अब जरा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 24 प्लस 4 प्लस 32 होल डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 प्लस 16। ऊपर वाला कितना आ रहा है, नीचे वाला कितना आ रहा है, कितना गया? तो यानी मैं कह सकता हूं कि C2H4O2 इज इक्वल टू n टाइम्स कितना? CH2O के बराबर, और तुमने अभी खुद ही बताया n का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? C2H4O2, जो कि क्या है, तो हुआ ना सेम। तो कई बार क्वेश्चन में ना हम लोग को ये दोनों पता रहता है पर हमें n नहीं पता रहता है, n भी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर n पता चल गया और मॉलिक्यूलर मास पता है, एम्पेरिकल मास पता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू एम्पेरिकल मास। तो ये फॉर्मूला किसी ना किसी फॉर्मेट में काम में आ जाता है, तो इसको लिख लीजिए। n का वैल्यू कई बार निकालने के काम में आता है, या फिर कई बार मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम में आता है, कई बार मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम में आता है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला काम आ जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लिख लिए? लिख लिए सब लोग? पहला सवाल लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल मैं खुद से सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप लोग हेल्प करेंगे मेरे को सॉल्व करने में, और थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप ही लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, और फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स सिर्फ आप ही लोग सॉल्व करेंगे, मैं हेल्प भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल लिखिए। तो 4 सवाल करना है, 3 में मेरा योगदान होगा, चौथे से मेरा योगदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आप लोग दान देंगे, योग का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। कंपाउंड ऑन एनालिसिस, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain, a compound on analysis was found to contain, a compound on analysis was found to contain carbon is equal to 34.6%, carbon is equal to 34.6%। तो कार्बन की मात्रा कितनी दी गई है? 34.6%, 34.6%। नेक्स्ट आगे लिखिए, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3.85%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3.85% एंड
ऑक्सीजन इज इक्वल टू 61.55%, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 61.55%. कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सिखाता हूं आपको कि कैसे निकालते हैं. अपना बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है. कुछ लोग हो सकता है स्कूल में आपके पढ़ाई हुआ होगा तो भी बोलना नहीं है, चुपचाप सीखना है, और अगर आता है तो अपना सवाल चुपचाप बनाइए. जो लोग नहीं जानते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला कॉलम जो आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे एलिमेंट. क्या लिखेंगे? एलिमेंट. फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे. डन. पहला कॉलम में एलिमेंट लिखने के बाद आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये तीन ही एलिमेंट दिया है. आप लिख दिए, कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन लिख दिए. सेकेंड कॉलम में जो आपका सेकेंड कॉलम है इसमें आप क्या लिखते हैं? जो आपका सवाल में क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया है. एज इट इज लिख दीजिए. 34.6. सेकंड में क्या बोला था? 3.85 और तीसरे में 61.55. एक बार जरूर ये काम कर लेना है कि जोड़कर देख लेना है कि भाई ये सब जोड़कर 100 हो रहा है कि नहीं. लगभग 100 होना चाहिए. 99 भी हो जाएगा तो उसको 100 ही मानेंगे. तो आप देख लीजिए, 34 3 37, 37 और 60, 97 प्लस 1 98. अब पॉइंट सब मिला के 2 हो ही जाएगा तो लगभग 100 है. यहां तक हो गया. नेक्स्ट तीसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है? एटॉमिक मास. तीसरे कॉलम में क्या लिखना है? एटॉमिक मास. कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16. ये पहले 3 कॉलम में कोई डाउट है तो पूछिए. यहां तक आप लोग पहले से सब कुछ जानते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है. नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालना है. क्या निकालना है? मोल्स. मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो ये आपका क्या हो गया? मास हो गया. दैट इज 34.6 डिवाइडेड बाई 12. सेकंड में क्या हो जाएगा? 3.85 डिवाइडेड बाई 1. और तीसरा क्या हो जाएगा? 61.55 डिवाइडेड बाई 16. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. है डाउट? नहीं. इन तीनों को सॉल्व करिए. इन तीनों को क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए. और सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है. पहला वाला जब आप सॉल्व करेंगे 12 3 36, 12 3 36, उससे कुछ कम है. मान लगभग मान के चलिए 2.88 होगा. मैं तो इसलिए मान ले रहा हूं क्योंकि मेरे सामने किताब पड़ी है. मेरे सामने किताब पड़ी है इसीलिए मान ले रहा हूं. आप लोग को सॉल्व करना है. 3.85 होगा और ये भी सॉल्व कीजिएगा. लगभग 3.85 है. लगभग क्या होगा ही, ये भी क्या होगा? 3.85 होगा. ये भी क्या होगा? 3.85. यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहां आ जाएगा. ये 12 चौके 16 चौक 64, 16 चौके 64 से कुछ कम है तो 4 से तो 3.85. ऐसे आप देखिए, आपको तो कैलकुलेट करना ही, आपको तो भाई कैलकुलेटर का उपाय नहीं है तो आपको तो करना ही होगा. हाँ बस 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 करिए करिए. वेरी गुड. कैलकुलेटर से करिए. एग्जाम में ऐसे ही बच्चा मरता है. एनीवेज यहां तक हो गया. अब अगला जो कॉलम है, अगला कॉलम में आप लिखते हैं एटॉमिक रेशियो. क्या लिखते हैं? एटॉमिक रेशियो. और ये जो एटॉमिक रेशियो है ये कैसे निकलता है? इनमें जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दीजिए. तो यहां पे सबसे छोटा कौन है? 2.88. इसको सबसे डिवाइड कर दीजिए तो यहां जाएगा 3.85 डिवाइडेड बाई 2.88 और ये आएगा 3.85 डिवाइडेड बाई 2.88. इसको सॉल्व करिएगा तो 1 आ गया. इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बताना है कि ये कितना आएगा. ये आता है 4/3. ये क्या आता है? ये भी कितना आता है? 4/3. ये कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके आपको पता चलेगा और कोई उपाय नहीं है. और इसके बाद जो लास्ट है, जो लास्ट कॉलम है
मुझे एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा इधर। तो जो लास्ट कॉलम है उसको पहले यहां बना लेते हैं। और अब इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे लिखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा? सबको क्या करेंगे, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों में इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तब तो ये 3 हो जाएगा, पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा और नीचे वाला भी 3 कट जाएगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा? 3:4:3, 4 आएगा ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3, तो ये 3 × 3 हो गया, ये 4 1 4 और ये भी। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आया? 3:4:4। यानी जो भी कंपाउंड है, मैं नहीं जानता क्या कंपाउंड है, उसका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई पूछेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो क्या होगा? C3H4O4। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला और दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। क्लियर? दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो अब कर लेंगे। चलिए कीजिए, उतार लीजिए। अरे वाह, तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैं जी आप तो। तुम उतार लिए, आप लोग लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए। ये टेबल आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मेट है ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखते हैं? एलिमेंट। दूसरे में क्या लिखते हैं? परसेंटेज। तीसरे में क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। चौथे में मोल्स। पांचवें में एटॉमिक रेशियो और छठे में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। डन? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, क्योंकि अगले सवाल से सिर्फ आप होंगे और मैं थोड़ा सा मदद करूंगा। उसके अगले सवाल में आप ही आप होंगे, मैं शायद मदद ना भी करूं। उसके अगले सवाल से सिर्फ आप, मदद का कोई गुंजाइश नहीं। सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक नहीं लिखे? अरे कुछ उनसे ट्रेनिंग लीजिए। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम है आदर्श कुमार सिंह। क्या नाम था उसका? आदर्श कुमार सिंह। क्या टैलेंटेड लड़का, मर्चेंट नेवी में भी हमको लगता है शायद 2nd या 3rd अफसर है। 7 लाख 8 लाख का भी महीना कमाता होगा। और इनके पिताजी तो खैर कैप्टन है, तो कैप्टन का आप समझ सकते हैं कितना सैलरी होता होगा। 10 से 11 लाख मिनिमम सैलरी होता है मंथली। 10 से 11 लाख 10 से 11 लाख मंथली सैलरी होता है कैप्टन का, होता है ना जी? अरे हाँ ना कुछ बोलिए। अरे कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं देखेगा, बच्चा लोग देखता है। तो मिटाई नहीं, बता रहे, कहानी सुना रहे हैं। तो क्या करता था, हम जानते थे तुम लिखा रहेगा तो तुम उधर देखोगे, इसीलिए हम अपने तरफ। वो क्या करता था, मान लीजिए कि मेरा उसका रोल नंबर आगे पीछे पड़ा है, उसमें भगवान ऐसा टैलेंट दिया था कि आप जैसे लिखिएगा ना तो ये आपका पेन का मूवमेंट से समझ जाएगा कि क्या लिखा रहा है। माने ये जो माने कोई ऐसा लिख रहा है ना, ऐसे नहीं, पीछे से हाथ से ऐसा कुछ लिख रहा है, ये जो ऐसे ऐसे हुआ है ना, इसका मूवमेंट से समझ जाता है क्या लिख रहा है। और वो जो आप लिखे, आपका डॉट पड़ा, उसका भी कॉपी में डॉट पड़ जाएगा, डिट्टो सेम। बहुत अद्भुत टैलेंट है। सब अच्छा में ऐसा नहीं होता है। अब ना 7 लाख का महीना कमा रहा है। तो वैसा ही कुछ टैलेंट मुझे प्रीशा में भी दिखाई दे रहा है। मेरा डॉट पड़ा नहीं कि उनका भी डॉट पड़ गया। ओ, तो समझ नहीं रहे थे इसका मतलब। अगला सवाल आप बनाइएगा इसका मतलब। चलिए अगला सवाल लिखिए। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, लिखा जाए। राइट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मैं यही वाला टेबल यूज कर लूं, आप लोग अपना नया टेबल बना लीजिए। मेरे पास तो बना हुआ है ना टेबल, मैं इसी में एडजस्ट कर लेता हूं। आप लोग को क्या करना पड़ेगा? नया बनाना पड़ेगा। ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
कार्बन इज इक्वल टू 48%, कार्बन इज इक्वल टू 48%, कार्बन इज इक्वल टू 48%। सेकेंड है हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8%, एंड नाइट्रोजन इज इक्वल टू, एंड नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28%, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28%, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28%। फाइंड द empirical formula, find the empirical formula of the compound, find the empirical formula of the compound, find the empirical formula of the compound। तो आपको कौन कौन सा एलिमेंट दिया है? कार्बन, हाइड्रोजन और, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन का कितना परसेंट बोला है? 48। हाइड्रोजन का कितना बोला है? 8। और नाइट्रोजन का कितना बोला है? 28। जोड़ के सबसे पहले देखना है कि 100 हो रहा है कि नहीं। बोले थे 100 हुआ है? कैसे फटफट लिखने लग गए हैं? पहला क्या काम बोले थे? फर्स्ट काम बोले थे कि जोड़ के चेक करिएगा कि 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लगे कार्बन आर्बन, तो तुम तो मास आस पूछ रहे थे, भैया नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो तुम तो इसका मतलब एटॉमिक मास पे पहुंच गया था। अच्छा वहां, अरे बाप रे बाप, याद रखिएगा जब कभी भी 100 नहीं पूर रहा है, अपने मन से ऑक्सीजन ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? ऑक्सीजन ही और कुछ भी नहीं। और तब आप देखिए कितना का कमी है, जितना का कमी उतना परसेंटेज कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। 16 ही कम होगा। देखिए इसको जोड़ के कितना हो रहा है? 8 8 16, और इधर हो गया 4 और 2 6 एक साथ, कितना? 74 की 84 84 प्लस 16, अब जाके पूर्ण हो गया। अब एटॉमिक मास कितना? इसका 12, इसका 1, इसका 14 और इसका 16। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये 1, ये 2, ये 8 और ये 4। तो ये मोल्स आ गया। फिर इसके बाद एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटा उससे डिवाइड कर दीजिए। सबसे छोटा कौन है? 4/1, 8/1, 2/1, 1/1। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया। चूंकि फ्रैक्शन में नहीं आया है तो जो एटॉमिक रेशियो वही क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो भी होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C4H8N2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला C4H8N2O। क्या कोई डाउट? एकदम सरल। अगर ये फॉर्मेट आपका क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सिलिकॉन फॉर्म्स अ कंपाउंड। अब है ना, तीसरे सवाल से मदद नहीं मिलने वाला है, बोला था ना। तीसरे सवाल से अब मदद की आशा नहीं रखनी है, और गलत होगा ही वो कंफर्म है। फिर भी देखिए, सिलिकॉन फॉर्म्स अ कंपाउंड विथ क्लोराइड, silicon forms a compound with chloride in which 5.6 gram of silicon, in which 5.6 gram of silicon is combined with 21.3 gram of chlorine, combined with 21.3 gram of chlorine. Calculate the empirical formula of the silicon का होता है 28, chlorine का होता है 35.5।
कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एट परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज कहां दिया, मास दिया है। सिलिकॉन का मास 5.6 ग्राम ऑफ सिलिकॉन इज कंबाइंड विथ 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। देन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एटॉमिक मास सिलिकॉन का कितना है, 28 है, और क्लोरीन का क्या है, 35.5। तो अभी देखिए, पहले परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। तो ये वो सवाल है जिसमें आपको परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, पहले क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज सिलिकॉन कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाए थे ना सवाल, इसलिए घर काम दिए थे। सिलिकॉन का परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सिलिकॉन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ सिलिकॉन शायद 5.6 दिया हुआ है, दिया है। टोटल मास क्या होगा, चूंकि सिलिकॉन और क्लोरीन का ही कंपाउंड है, 5.6 प्लस 21 पॉइंट समथिंग बोला है, 21.3। इन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा 26.9। तो टोटल मास कितना है, 26.9 इंटू 100। ये जो परसेंटेज आएगा ये किसका परसेंटेज है, सिलिकॉन का। ये जो परसेंटेज आया वो किसका परसेंटेज है, सिलिकॉन का। कितना आ रहा है देखिए, सॉल्व करने पर आता है 20.8%। कितना आता है, 20.8%। तो अब क्लोरीन का परसेंटेज निकालेंगे कि ऐसे ही काम हो जाएगा। क्लोरीन चूंकि दो ही चीजों से कंपाउंड मिलकर बना हुआ है, तो आप क्लोरीन का परसेंटेज क्या लिख देंगे, 100 माइनस 20.8%, दैट इज इक्वल टू 79.2%, दैट इज 79.2%। अब जाके कहां पहुंचना होगा, टेबल में। अब कहां जाना होगा, टेबल में, और उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैं तो इसी में कर लेता हूं, आप लोग फ्रेश टेबल बनाइए। तो परसेंटेज आपको दे दिया, और एटॉमिक मास क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं जब तक मिटा रहा हूं तब तक मैं आंसर निकाल लीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताइए। आप लोग सब बहुत तेज हैं, एक बच्ची तो कैलकुलेटर भी है हमारे बीच में। कई सर एकदम तुरंत से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या प्रीशा, हम लोग बोले थे सर। अच्छा आप अकेले का नहीं, अपने आप को नहीं बोले थे हम। अच्छा लोगों के बारे में बता रहे थे। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या क्या है हमारे पास, एक तो सिलिकॉन है और दूसरा क्लोरीन है। परसेंटेज इसका आया 20.8, इसका आया 79.2, इसका एटॉमिक वेट शायद 28 दिया हुआ है, इसका दिया है 35.5। मोल्स कितना होगा, 20.8 डिवाइडेड बाई 28, और इसका होगा 79.2 डिवाइडेड बाई 35.5। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, आप लोग जल्दी बता देते हैं मेरे से, कितना आएगा बताइए जल्दी। अरे ह्यूमन कैलकुलेटर जल्दी बताओ। 0.7, अरे 7 पॉइंट का 0.74, ये कितना आएगा 0.74, और ये आएगा 2.23। ये कितना आएगा 2.23। मेरे पास तो चलिए लिखा हुआ, हम फटफट देख ले रहे हैं। आप लोगों के पास उपाय नहीं है तो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। जो छोटा है उससे दोनों में क्या कर देना चाहिए, डिवाइड दे देना चाहिए। दोनों में क्या कर देना चाहिए, डिवाइड दे देना चाहिए। तो ये तो हो गया 1, ये कितना हुआ, मेरे ख्याल से 3 आएगा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, व्हाट विल द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा EF इज इक्वल टू SiCl3। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SiCl3।
आया? हाँ मेरा आ गया तो आप लोग का आ ही गया होगा, अपने से बनाना है ना। अगला सवाल लिखिए, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, ये हो गया। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain following composition. A compound on analysis was found to contain following composition: sodium 14.31%, sodium Na 14.31%, sulfur 9.97%, oxygen 6.50% and hydrogen 6.22%। तो चार कंपाउंड आपको दिया है, चार कंपाउंड आपको दिया है, चारों का कॉम्पोजिशन क्या कर दिया, दे दिया। आगे लिखिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस बार एम्पेरिकल नहीं बोला, क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड अज्यूमिंग दैट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड assuming that whole of the hydrogen in the compound, calculate the molecular formula of the compound assuming that the hydrogen is present only in the form of water of crystallization. The hydrogen is present only in the form of water of crystallization, only in the form of water of crystallization. water of crystallization के फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, water of crystallization के फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी जितना भी हाइड्रोजन है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो किस फॉर्मेट में है, water of crystallization के फॉर्मेट में। फुल स्टॉप। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322 ग्राम पर मोल। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322 ग्राम पर मोल। सॉल्व कीजिए। तो आपको चार कंपाउंड दिया है, एक दिया है सोडियम, दूसरा दिया है सल्फर, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। सबका परसेंटेज भी दिया हुआ है 14.31। हाँ सीसा जी जल्दी जल्दी बनाइए। 9.97, अगला इज 6.22 एंड लास्ट इज 69.50। यही दिया है ना। ऑक्सीजन कितना बोले, नहीं 69.50। ऑक्सीजन इज 69.50, हाइड्रोजन इज 6.22, सल्फर इज 9.97 एंड सोडियम इज 14.31। पहला काम क्या करना है, जोड़ना है, चेक करना है कि भाई ये बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर दीजिए, लेकिन ये बराबर होगा ही। इसका एटॉमिक मास 23, इसका एटॉमिक मास 32, इसका 1 और इसका 16। यहां तक का इंफॉर्मेशन हमें पता रहता है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, इस सवाल को आप क्या कीजिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट काम है, जैसा कि अभी आप लोग को समय दिया था बनाने के लिए, तो पता नहीं आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, पर पहला हमारा काम है कि मैं इसको 14.31 डिवाइडेड बाई 23 इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 0.622 आएगा। कितना आएगा, 0.622। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 0.622। ये अगला है 9.97 डिवाइडेड बाई 32। जब आप 9.97 को 32 से डिवाइड करिएगा दैट इज 0.311। अगला है 6.022 बाई 1, 6.22 बाई 1, तो ये तो क्या हो जाएगा 6.22 ही हो जाएगा। और लास्ट है 69.50 डिवाइडेड बाई 16, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 4.34। कितना आ रहा है, 4.34। अब एक बार ये मुझे मिल गया, नेक्स्ट इसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए।
तो 0.622 डिवाइडेड बाई 0.311, नेक्स्ट 0.311 डिवाइडेड बाई 0.311, 6.22 डिवाइडेड बाई 6.22 डिवाइडेड बाई 0.311 एंड 4.34 डिवाइडेड बाई 0.311। इसको सॉल्व करिएगा मेरे ख्याल से 2 आएगा, इसको सॉल्व करिएगा 1 आएगा, इसको सॉल्व करिएगा मेरे ख्याल से 20 आना चाहिए, और इसको सॉल्व करिएगा तो 15 या 16 ऐसा कुछ आना चाहिए, 14 आएगा। तो कितना आएगा? 14 आएगा। मेरे ख्याल से सारा सिंपलेस्ट ही है, 2:1:20:14। अब यहां के बाद जो है ना सवाल थोड़ा रुख बदल रहा है। कैसे? तो आप देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी निकल के आएगा, सोडियम 2, सेकंड पर है सल्फर 1, हाइड्रोजन जो है वो 20 है और ऑक्सीजन जो है वो 14 है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर इसके बाद उसने बोला है कि ये जो भी कंपाउंड है गुरु, ये जो भी कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, जितने भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कहां से आए हैं? वो किधर है? जितने भी हाइड्रोजन है वो कहां है? जितने भी हाइड्रोजन है वो कहां पर प्रेजेंट है? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, यानी डॉट H2O, ये तो लिखना ही पड़ेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो 20 है तो मिनिमम कितना होगा? 10 होगा। ऑक्सीजन कितना खप गया? 10। अरे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ना जी। कह रहा है कि हाइड्रोजन जितना भी है वो सब कहां पर है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। तो हाइड्रोजन का संख्या 20 है, तो यहां पे H2O लिखा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 20। अगर हाइड्रोजन 20 हुआ तो ऑक्सीजन कितना हो गया? टोटल कितना था? तो 4 ठो, इसका मतलब इधर होगा। और सोडियम कितना है? 2 ठो है, तो ये क्या जाएगा? Na2SO, और ये आपका क्या बन गया? इसके हिसाब से अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है। अब हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला ना सेम है कि अलग अलग है। तो उसके लिए अगर सेम होगा तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कर देंगे। तो पहले चेक करते हैं, तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 2 × 23 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64 प्लस 180। इसको सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 46, यह आ जाएगा 32, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 180। इसको जब आप जोड़िएगा यह आंसर आएगा 322। कितना आएगा? अच्छा, n का वैल्यू क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 322, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप कितना निकाले? n का वैल्यू कितना निकल गया? यानी जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर n का वैल्यू 2 आ जाता तो क्या करते हैं? इस पूरे को 2 से, वही आंसर होता। पर यहां पर चूंकि n का वैल्यू क्या आया है? 1 आया है, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। गॉट इट? समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया ना कि कैसे हमने ये Na2SO4 को कंक्लूड किया, क्योंकि टोटल का टोटल हाइड्रोजन कहां पर है? हाइड्रोजन इधर ही है, तो हाइड्रोजन इधर होगा तो यानी वाटर के फॉर्म में है। वाटर में अगर 20 चला गया तो 10 ऑक्सीजन भी चला गया, टोटल 14 में से 10 चला गया तो 4 कहां बचेगा? यहां बचेगा, सल्फर भी यहीं बचेगा और Na2 भी। यहां से इसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। डन। एक लास्ट सवाल जो कि आपका घर काम है, घर के लिए लिखिए, इसको घर से करके आना है। ब्यूटायरिक एसिड, BUTRYC, ब्यूटायरिक एसिड contains only carbon, hydrogen and oxygen. Butyric acid contains only carbon, hydrogen and oxygen. Full stop. A 4.24 milligram of sample of butyric acid, a 4.24 milligram of sample of butyric acid is completely burnt. आपने उसको आग लगा दिया. It gives 8 sample of butyric acid is completely burnt. आपने उसको क्या कर दिया? आग लगा दिया.
आग लगाने पर क्या हुआ, इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स 8.45 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 3.46 gram of water. It gives 8.45 gram of carbon dioxide and 3.46 gram of water. What is, question लिखिए, what is the mass percentage of each element in butyric acid? What is the mass percentage of each element in butyric acid? Question mark. The molecular mass of butyric acid is equal to 88 AMU. The molecular mass of butyric acid is 88 AMU. What is its molecular formula? What is its molecular formula? तो उसका molecular formula आपको क्या करना है, निकालना है। हो जाएगा, बहुत सरल सवाल है। बुक में होगा तो उसको छाप लीजिएगा, अपना बुद्धि लगाइएगा। बुक में थोड़ा सा देख लीजिए, हिंट दे दे। ये सच में बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, कोई एक XYZ ब्यूटारिक एसिड है, ये कोई ब्यूटारिक एसिड है, इसको जब आप O2 के प्रेजेंस में बर्न करिएगा ना तो CO2 मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, और वो कह रहा है ये जो ब्यूटारिक एसिड है इसमें सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। बहुत ध्यान से देखिए। हेलो, इस सवाल को अगर आपको स्वयं से घर में करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा तो कर लेंगे, कोई बहुत भारी नहीं है, समझ में सिर्फ आना चाहिए। कोई ब्यूटारिक एसिड है, उसका आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, CO2 प्लस वाटर मिला। मुझे बस इतना बताइए कि यहां पर जो भी कार्बन है ये कहां से आया होगा, ब्यूटारिक एसिड से, और जो भी हाइड्रोजन है ये कहां से आया होगा, ब्यूटारिक एसिड से। ऑक्सीजन हो सकता है ब्यूटारिक एसिड का भी हो सकता है एटमॉस्फेयर से भी आएगा, पर कार्बन और हाइड्रोजन तो 100% है, कहां से आया होगा, कोई डाउट? इसका मास दिया हुआ है, इन दोनों का भी मास दिया हुआ है। चाहिएगा तो परसेंटेज उसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। एक बार कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा तो 100 में से उसको माइनस करिएगा तो ऑक्सीजन का परसेंट निकलेगा, और एक बार तीनों का परसेंटेज निकल जाएगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एन का फॉर्मूला लगा के मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करिएगा तो एन का वैल्यू निकलेगा, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया होगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। सबसे मेन काम क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकालना। और कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना इसलिए आसान है, ये जो भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो आया कहां से है, वो आया है ब्यूटारिक एसिड से। अब ब्यूटारिक एसिड तीन ही चीज से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चलिए दो जगह से आ सकता है, पर हाइड्रोजन और कार्बन तो 100% यहीं से आया होगा। समझ में आ रहा है? इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा तो फिर देखा जाएगा। वैसे आंसर आप लिख लीजिए C4H8O2, 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 ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने।